हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एमओ स्कायर एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स। आई होप सो आप लोग बेटर होगे, फाइन होगे, है ना। चलिए, तो इस मस्ती के बीच हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 वीडियो। ओके, काफ़ी पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था एक बार, और उसके बाद पार्ट 2 मैं बना नहीं पाया, बीच में एक ड्यूरेशन हो गया, काफ़ी लंबा टाइम इंटरवल हो गया कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से। तो ये थोड़ा नॉइजी माहौल था आसपास का, तो मैं उतना बना नहीं पाया वीडियो। अभी जो है फिर से सारा नॉइजी माहौल थोड़ा बंद हो गया है, कंस्ट्रक्शन वर्क सब बंद हो गए हैं, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, तो वी आर हैविंग टू स्टडी अबाउट द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो इसका पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये मैं थोड़ा सा आप लोग को एक बार रिव्यू में करा दूं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में, बस कि लाइट होता क्या है ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था। इसको दो फॉर्म में मैंने डिफाइन किया था। एक मैंने डिफाइन किया था इसको एनर्जी के फॉर्म में कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ व्यूइंग, कुछ देखने का सेंसेशन देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट करते हैं ऑफकोर्स। और एक और डेफिनेशन मैंने दिया था लाइट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी और ये एनर्जी का थ्योरी दोनों ही पढ़ा जाता है। आगे के क्लासेस में आप जानोगे स्टूडेंट्स कि लाइट का जो एनर्जी का थ्योरी है, एनर्जी के थ्योरी को हम लोग पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। एंड दिस पार्टिकल थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, जो हमारे आइंस्टाइन महान साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने लाइट के पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। और साथ ही साथ क्रिश्चियन हाइजिन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लाइट के वेव थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। और दोनों ही थ्योरी अभी भी सही माना जाता है, दोनों में से कोई थ्योरी जो है अभी तक रॉन्ग नहीं कहा गया है, दोनों के दोनों ही सही हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल्स पार्ट 1 में किया है। पार्ट 1 का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए मैं फर्दर बात करता हूँ आगे मैंने इसमें क्या बताया था आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं लाइट के वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको इंट्रोड्यूस किया था। और फिर वेव के बारे में मैंने बताया था, वेव का क्लासिफिकेशन वगैरह, कि वेव कैसे किन सारे पार्ट्स में बढ़ते हैं। तो खैर ये तो बात हो गई हमारे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हमने जो पढ़ाया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले वो पार्ट 2 को करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में मेनली हमारा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन का स्टडी कंप्लीटली स्टार्ट कर देते हैं कि रिफ्लेक्शन आफ्टर ऑल कहते हैं किसको। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं स्टूडेंट्स की रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द टर्म रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन टर्म हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो यू कैन सिंपली से द रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक फेनोमेना। कैसा फेनोमेना ये, bouncing back phenomena. Okay, that means whenever a light come and fall on a surface, a smooth surface, shiny surface, then it reflect back, it bounce back. Okay, this phenomena is called reflection. So we can define it as like this: the phenomena of bouncing back of ray of light, bouncing back of ray of light, रे ऑफ लाइट का बाउंस बैक होने का फेनोमेना क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, सो सिंपली ये क्लियर है स्टूडेंट्स, बाउंस बैक होने का फेनोमेना होगा। तो बाउंस बैक होने का फेनोमेना होगा तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से कंसिडर कर सकते हो कि ये कोई सरफेस है, स्मूथ शाइनी सरफेस मिरर के जैसा। अब यहाँ पे कोई भी लाइट का सोर्स था, सन था या कोई भी बल्ब था या कुछ भी आप सपोज कर लो, जो भी लाइट का सोर्स आप जानते हो सपोज कर लो। अब ये लाइट का सोर्स जैसे ही आकर के इसमें बाउंस करेगा, इस पे टकराएगा, इस सरफेस पे टकराएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ जाएगा। और इसका यही फेनोमेना जो है हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर होगा यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशंस हमारा फॉलो होता है वो कंडीशंस कौन कौन से कंडीशंस हैं, ताकि रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन होता हुआ हम इमेजिन हो, दिखे, इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन है कि लाइट का सोर्स आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइट का सोर्स जहाँ से लाइट इमिट होकर के आ रहा हो,
क्योंकि लाइट अगर इमिट होकर के आएगा ही नहीं, है ना, तो हम लोगों को वो रिफ्लेक्शन होता हुआ कहां से दिखेगा? तो देयर मस्ट बी अ लाइट सोर्स विच इज इमिटिंग द लाइट। ओके, सबसे फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा? तो सेकेंड कंडीशन है हमारा कि वहां पे एक स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होना चाहिए, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होना चाहिए जो उसको बाउंस बैक कराए, जो क्या कराए, उसको बाउंस बैक कराए, लाइट को बाउंसिंग कराए, बाउंस करा करके वापस भेजे। तो ऐसा एक स्मूथ और शाइनी सरफेस भी होना चाहिए। दैट स्मूथ एंड शाइनी सरफेस में बी, ये स्मूथ एंड शाइनी सरफेस जो होगा ये मे बी एक मिरर हो, ये मिरर एक तरह का हो सकता है। अगर मिरर नहीं हो तो एटलीस्ट ये कोई ओपैक सरफेस जरूर हो, क्योंकि ओपैक सरफेस रहेगा तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। अगर वो ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा स्टूडेंट्स तो वो लाइट को पास कर देगा, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। तो हमें यहां रिफ्लेक्शन दिखना है, इसलिए ये सरफेस ओपैक होना चाहिए, स्मूथ एंड पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस होना चाहिए। तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं रिफ्लेक्शन के। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होंगे रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन के दो मेन टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट्स? दो मेन टाइप्स हैं। ओके, अब ये दो मेन टाइप्स कौन कौन से हैं? तो इसका फर्स्ट टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, अब दूसरा जो टाइप है वो क्या है? वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर तो दूसरा ऑफ कोर्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस इरेगुलर वाला जो रिफ्लेक्शन है इसको एक दूसरे नाम में हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो यू कैन ऑल्सो से दिस। ओके, अब बात रही इन दोनों के डिफाइन की कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे या डिफ्यूज्ड किसको कहेंगे। तो आप इस तरह से सिंपली क्लासीफाई करके देख लो, ये एक रेगुलर वाला है और ये एक इरेगुलर वाला है, यानी कि डिफ्यूज्ड वाला है। तो इन दोनों का डेफिनेशन में हम लोग ऐसे क्या पुट कर सकते हैं? सिंपली पुट कर सकते हैं यहाँ पे कि द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस बाई, द रिफ्लेक्शन टूक प्लेस बाई रेगुलर सरफेस, बाई रेगुलर सरफेस। किसी एक रेगुलर सरफेस के थ्रू ऐसा हुआ हो देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर सरफेस के थ्रू हुआ हो। अब इसी में इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस बाई, रिफ्लेक्शन टूक प्लेस बाई इरेगुलर सरफेस। कैसे सरफेस से होता हो स्टूडेंट्स? इरेगुलर सरफेस से होता हो, तब उसको हम लोग उसको क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे जैसे एक रेगुलर सरफेस हमने लिया, तो लेने के बाद क्या होगा? अगर ये मेरा मिरर है, लेट सपोज दिस इज अ मिरर एंड द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड in a regular path, then it will be reflected back in the same way that is in the regular way. Okay, so this one is called the regular reflection, and if it is irregular reflection then the surface will be irregular first of all. Okay, and after that the ray of light coming regularly will reflected back irregularly somewhere else from there. Okay, so आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ है ना, गौर से देखोगे तो यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आए भी हैं रेगुलर और पास आउट भी रेगुलर किए हैं, बट यहाँ पे रेगुलर आने के बाद रिफ्लेक्शन जो हुआ है इरेगुलरली हुआ है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाएगा। सो ये हमने पढ़ा। अब आप इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आगे डिस्कस करते हैं तो हमारे यहाँ पे टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ होते हैं हमारे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? तो फर्स्ट लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के एंगल के इक्वल होगा। एंड सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? तो सेकेंड लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है। अब इसमें ज़रा सा गौर करेंगे कि यहाँ पे ये जो दो टर्म्स आया, एक आया हमारा यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक वर्ड आया यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किसको कहते हैं। ओके तो देखो, जैसे आप ये वाला एक टर्म कंसिडर करो कि यहाँ पे से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाले थे, बाउंस बैक होने वाले थे, तो जो इनकमिंग रे होता है, जो आने वाला रे होता है, इस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। फिर यहाँ से जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल कहलाता है और ये हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, और ये वाला एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों के बारे में यहाँ कहानी है कि वो दोनों इक्वल होगा हमेशा। जैसे अगर एंगल आई 30 डिग्री हुआ तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। सेकेंड लॉ कहता है स्टूडेंट्स कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तो हम लोग यहाँ पे ये एक इंसिडेंट रे को देख रहे हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे को देख रहे हैं, और एक बीच वाला ये नॉर्मल को देख रहे हैं। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो सेम प्लेन में लाई करने का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको इस तरह से अरेंज करें, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक बीच में नॉर्मल, तो ये तीनों एक सेम प्लेन में होना चाहिए स्टूडेंट्स। मतलब अगर यहाँ पुट किया जाइए तो ये एक प्लेन सरफेस पे लाई करना चाहिए। ओके तो दैट्स व्हाट इज सेइंग अबाउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके फर्दर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर in this topic, then we are coming on the topic the terms related to रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स को हम लोग फिर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यही सारे टर्म्स को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, ये सारे टर्म्स को। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा इंसिडेंट रे, कि इंसिडेंट रे किसको कहा जाएगा। तो आप इसको डिफाइन करके बोल सकते हो कि द रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑन मिरर पे आने वाला वो रे जो सोर्स से आ रहा हो उसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे। अगेन हम लोग फिर दूसरा डिफाइन करते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर इंसिडेंट रे फॉल, जहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल हुआ था, मतलब एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। ओके फिर अब उसी इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो वी आर डिफाइनिंग अबाउट द नॉर्मल। इसको कह सकते हैं हम लोग द परपेंडिकुलर ड्राउन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट पे हम लोग जब खींचते हैं एक परपेंडिकुलर को तो वो परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला लाइन एक नॉर्मल है हमारा। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे इसको डिफाइन करके कहा जा सकता है द बाउंस्ड बैक रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं फ्रेंड्स। ओके जो बाउंस बैक करके वापस गया है तो वापस होने वाला ये वाला रे है, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे के बाद फिर हमारा अगला पॉइंट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको डिफाइन करना हो तो कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल। एंड फिर फाइनली हमारा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये एंगल आई से डिनोट होता है और ये एंगल
आर से डिनोट होता है। सो बाय दिस वे हम लोगों ने इसके टर्म्स को भी डिफाइन किया स्टूडेंट्स। अब इन टर्म्स में देखो, सबसे पहले इंसिडेंट रे था, तो ये वाला रे जो मुझे यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, अपीयर होता हुआ दिख रहा है कि ये आकर के फॉल डाउन किया है, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। फिर ये पॉइंट एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे ये आया है मिरर का ये पॉइंट, उस पॉइंट को कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। उस पे जो परपेंडिकुलर खींचा हुआ है ये डॉटेड लाइन से, ये परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, इस इमेजिनरी लाइन को कहेंगे नॉर्मल। फिर ये जो लाइट बाउंस बैक करके इधर रिफ्लेक्ट हुआ है इधर साइड, उसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। फिर फाइनली मूव करेंगे तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का ये जो एंगल है जिसको आई से डिनोट किया हमने, उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड लास्ट वन, ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है जिसको एंगल आर से हमने डिनोट किया है, उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस तरह से हमारा ये टोटल हो जाता है। आप इसका भी चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके तो मैंने इसे रेज कर दिया है और अब हमें आगे तो बढ़ना है मिरर के टॉपिक पे, बट इस वाले वीडियो में हम मिरर के टॉपिक पे मूव नहीं कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा मटेरियल का क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं, ओके, ताकि हम लोग ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट इस तरह के चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ, है ना। फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा पार्ट 3, उसमें हम लोग मिरर पे चलेंगे। बट बिफोर डैट यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग कुछ मटेरियल्स को क्लासीफाई करके यहाँ पे देखते हैं कि मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा। तो मटेरियल्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन पहले हम लोग लाइट को इमिट करने के बेसिस पे कर रहे हैं कि ये लाइट इमिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। दैट मीन्स लाइट ये हमें दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इस बेसिस पे मटेरियल्स दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं। पहला पार्ट इनका कहला जाता है ल्यूमिनस मटेरियल्स, ल्यूमिनस मटेरियल्स या ल्यूमिनस मैटर भी आप ओनली बोल सकते हो। तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं गाइज जो मटेरियल्स हमें लाइट प्रोवाइड करे, ग्लो करे, तो उस ऐसे टाइप के मटेरियल्स को हम ल्यूमिनस मटेरियल्स कहते हैं। जैसे आप बल्ब देख लो, बल्ब में क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कन्वर्ट करने लगता है किसमें, लाइट एनर्जी में, तो हमें लाइट मिल गया वहाँ। तो इस तरह के सब्सटेंस ल्यूमिनस मटेरियल्स कहलाएंगे। ओके, तो सिंपली इसको डिफाइन करके कह सकते हैं दोज मटेरियल्स विच गिव्स अस लाइट, जो हमें लाइट देता है। अब इसमें सबसे मेन सोर्स जो ल्यूमिनस का होगा वो हो जाएगा हमारा सन, क्योंकि ये भी डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक होता है नेचुरल मटेरियल्स ल्यूमिनस वाले, और एक होते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि जो हम लोगों ने बनाया, मैन मेड तरीके से जिसको हमने क्रिएट किया है। तो नेचुरल वाले जो ल्यूमिनस मटेरियल्स हैं उनमें आपका हो जाएगा सन, स्टार, है ना। तो सन हो गया, स्टार हो गया, ये सब ल्यूमिनस मटेरियल है। और ल्यूमिनस होने के साथ साथ नेचुरल है। फायरफ्लाई को देख लो, ये नेचुरल है ना। तो ये सब जो होते हैं हमारे नेचुरल ल्यूमिनस मटेरियल्स होते हैं जो नेचुरली ल्यूमिनेट हो रहे हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, एंड आर्टिफिशियल में आप देख लो, कैंडल हो गया आपका आर्टिफिशियल है, बल्ब हो गया आपका आर्टिफिशियल है ना, ट्यूबलाइट हो गया आपका आर्टिफिशियल है। तो ये सब भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूमिनस देते हैं हम लोगों को, बट इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो इनकी बनावट होती है वो आर्टिफिशियल बनावट है। दैट्स वाई हम लोग इसको कहेंगे आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्ट होता है वो कहलाता है फिर हमारा नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस में हमारा आ जाता है ऐसे मटेरियल्स जो लाइट को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करके कहेंगे दोज मटेरियल्स विच डू नॉट गिव लाइट, जो हम लोगों को लाइट प्रोवाइड नहीं करता है। तो लाइट प्रोवाइड नहीं करने का एग्जांपल जैसे हो गया आपका कोई भी टेबल, बेंच, etc, है ना। ये वाइट बोर्ड ही देख लेते हैं, तो ये सब जो है कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये पेन वगैरह देख लेते हैं, तो वाइट बोर्ड, पेन, etc जो भी इस तरह का हो गया। इनफैक्ट मून भी, यस स्टूडेंट्स, मून भी, आप लोग को लगता है कि मून ल्यूमिनस है, मून लाइट दे रहा है,
स्पेशली जब वो चांदनी रात हो, पूनम की रात हो, है ना, उस समय आपको लगता है। बट एक्चुअली मून इज नॉट गिविंग द लाइट। मून जो है वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम लोगों तक पहुंचाता है, तो वो एक रिफ्लेक्शन का बस वर्क किया। तो रिफ्लेक्शन का वर्क किया तो उसको हम लोग लाइट का सोर्स नहीं मान सकते हैं। दैट्स वाई इट विल फॉल इन द नॉन ल्यूमिनस मटेरियल। कैसे मटेरियल्स में आ जाएगा वो? नॉन ल्यूमिनस मटेरियल में। तो एक क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब एक क्लासिफिकेशन और है मटेरियल्स का हम लोग का, जरा उसको क्लासीफाई फिर से करते हैं। तो एक और पार्ट में अगर हम लोग मटेरियल्स को लेते हैं स्टूडेंट्स, कि मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन फिर से लेते हैं, इस बार लेते हैं किस बेसिस पे? तो लाइट को पास करके जाने देने के बेसिस पे, लाइट के पास होने के बेसिस पे, कि लाइट को वो पास करेगा कि नहीं। तो इस बेसिस पे मटेरियल्स को फिर 3 पार्ट में बांटा जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और ये 3 पार्ट में हमारा क्या क्या आता है? जो सबसे पहला पार्ट इसमें आता है लाइट के मटेरियल्स में, वो हमारा क्या आ जाता है? तो आ जाता है ओपैक ऑब्जेक्ट्स। कौन सा ऑब्जेक्ट्स हो जाता है? ओपैक ऑब्जेक्ट्स या ओपैक मटेरियल्स, यू कैन से सिंपली। तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को पास होने नहीं देते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं, तो उनको ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। दूसरा जो इसमें हमारा आता है टाइप, वो आ जाता है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास होने देते हैं, कंप्लीटली पास होने देते हैं, तो इनको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, या ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स भी बोल सकते हो। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स ट्रांसलूसेंट। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को पार्शियली तो पास होने देते हैं, कंप्लीटली पास नहीं होने देते हैं। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल एंड डेफिनेशन अबाउट दिस। तो इसके बारे में पता चला, इट विल नॉट अलाउ टू पास द लाइट, लाइट को पास होने नहीं देगा। ओके, एग्जाम्पल इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा ओपैक ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल में? तो आप ये बोर्ड जो देख रहे हो वो ओपैक ऑब्जेक्ट है, जो वॉल होता है हमारे घरों का दीवार ओपैक ऑब्जेक्ट है, जो इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी है वो ओपैक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी लाइट को पास होने नहीं देता है, रोक देता है। मतलब जिस भी चीज़ों का शैडो बन जाता हो, आप ये देख लो, है ना। अब ये पेन है, पेन का एक शैडो फॉर्म होता है लाइट जब भी आने लगता है, तो क्यों? क्योंकि ये लाइट को रोकता है, प्रिवेंट करता है, तो पीछे साइड रोका तो बैकग्राउंड में इसका शैडो क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह के मटेरियल्स ओपैक ऑब्जेक्ट्स खा रहेंगे। ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएंगे? तो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे जो लाइट को पास होने दे। इट विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, है ना, पास होने के लिए ये अलाउ कर देगा। तो ऐसे मटेरियल्स का एग्जांपल में सबसे पहला आ जाएगा एयर। एयर एक खुद ऐसा मटेरियल है जो लाइट को आराम से पास होने देता है। अब यहीं पे देख लो, मेरे सराउंडिंग में बहुत सारा एयर है। अब ये एयर पार्टिकल्स लाइट को मेरे तक आने दे रहा है, इस बोर्ड तक आने दे रहा है। ओके, तो इसलिए इस तरह का मटेरियल्स हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। आप ग्लास ये सब भी ट्रांसपेरेंट में जानते हो कि ग्लास को भी ट्रांसपेरेंट माना जाता है, वाटर को भी ट्रांसपेरेंट माना जाता है। अब ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या डेफिनेशन हो जाता है? इट विल अलाउ द लाइट टू पास बट पार्शियली ही अलाउ करता है, कंप्लीटली अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप कोई सिंपल टाइप का एक क्लॉथ ले लो, पतला वाला जो क्लॉथ्स होता है ना, थिन क्लॉथ्स, है ना, उसको आप एग्जांपल में ले सकते हो। या फिर ऑयल वेट पेपर ले लो, ऑयल से भींगा हुआ गीला पेपर आप ले लो। तो ये सब ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं, आधा अधूरा पास होने देते हैं, कंप्लीटली नहीं। अगर एक्चुअल में बात की जाए तो यहाँ ऊपर जो ग्लास और वाटर मटेरियल रखा गया था ट्रांसपेरेंट में, वो भी एक्चुअली ट्रांसलूसेंट टाइप के होते हैं, वो भी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। क्योंकि लाइट में आपने देखा होगा डेफिनेटली कि जो ग्लास होते हैं, उन ग्लास का ऊपर वाला सरफेस, टॉप सरफेस आपको अपीयर होता है, दिख जाता है। तो दिखने की वजह से हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि वो ट्रांसलूसेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। दे आर नॉट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट दो ही मटेरियल्स हो सकता है, एक वैक्यूम खुद इटसेल्फ, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है तो लाइट को आराम से पास होकर के जाने देंगे, और एक हमारा एयर, क्योंकि एयर भी कभी लाइट को रोकता नहीं है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स इतने स्मॉल एक्चुअली होते हैं कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते हैं। अब ये सब तो हमारा हो गया बेसिक सा बात।
ठीक है, कि ओपैक मटेरियल या ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है क्या नहीं है, ओके, इन एंड सो ऑन। अब हमको जो मेन यहाँ पे डिस्कस करना है, जो मेन थिंग हमें यहाँ जानना है, समझना है, वो ये जानना है कि आफ्टर ऑल ये जो ग्लास टाइप के मटेरियल्स होते हैं या वाटर टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ये ऐसा इनमें कौन सा फेनोमेनन होता है स्टूडेंट्स कि ये लाइट को आने के बाद पास होने देते हैं, ओपैक में क्यों नहीं होने देते हैं? तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझना। एक्चुअली जब आप ग्लास का स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लास जो बना हुआ होता है वो सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिका। सिलिका आपको जनरली सैंड जो होता है ना, सैंड जैसा मटेरियल दिखेगा। तो जब उसको एक हाई टेम्परेचर पे हम लोग हीट कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, तो वो अपना थोड़ा सा अपना जो स्वरूप है, अपना जो मटेरियल का टाइप है, उसको चेंज कर करके ग्लासी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लासी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है तो वही हमारा ग्लास कहला जाता है, यानी लेड कहला जाता है। ओके, तो ग्लास के मटेरियल्स में जब उसका स्ट्रक्चर बनता है तो उसके एटम्स इरेगुलरली पैक्ड रहते हैं। कैसे पैक्ड रहते हैं? इरेगुलरली। तो इरेगुलर पैकेजिंग को हम लोग कहते हैं अमorphous सॉलिड। कैसा सॉलिड कहते हैं? अमorphous सॉलिड। देखो सॉलिड भी दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमorphous सॉलिड। तो वो जिसमें इरेगुलर शेप हो जाए एटम्स का, उसको कहा जाता है अमorphous सॉलिड कहा जाता है ना। तो वो ग्लासी मटेरियल जो है अमorphous सॉलिड हो जाते हैं, और अमorphous सॉलिड होने की वजह से जैसे ही लाइट का कोई भी रे उस तक पहुंचता है तो लाइट के कुछ एनर्जी को वो इन्वॉल्व करता है अपने अंदर और कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है ना, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स अमorphous होने के कारण एक से दूसरे में तुरंत जंप कर जाते हैं। तो वो कुछ ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है और बाकी एनर्जी को पास होकर के जाने देता है। तो जितना एब्जॉर्ब हुआ वो रिफ्लेक्ट फिर करेगा, रिफ्लेक्ट करके वापस जाने देगा। तो कुछ पार्ट जो है लाइट का रिफ्लेक्ट होता है ग्लास के सरफेस से, और कुछ पार्ट जो है ग्लास को पार करके अंदर चला जाता है। बट इन द केस ऑफ ओपैक मटेरियल के केस में क्या होता है कि ओपैक मटेरियल के सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से वो एक दूसरे में अटैच्ड होते हैं कि उनमें जितनी भी एनर्जी लाइट के मॉलिक्यूल्स से आती है या लाइट के पार्टिकल से आती है, वो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, और बिकॉज उन्होंने सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उन्होंने कोई भी लाइट को बाहर फिर पास होके जाने नहीं देना है। तो वो पास होकर के जाने नहीं देते हैं, और फाइनली वो कैसे मटेरियल कहलाते हैं? ओपैक मटेरियल कहलाते हैं। तो आई होप सो इससे आप समझ गए होंगे कि ग्लास का मटेरियल या ओपैक का मटेरियल्स कैसे होता है बना हुआ, और आफ्टर ऑल वो ट्रांसपेरेंट क्यों हो जाता है। ठीक है, ये सब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर कभी ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा, मौका मिलेगा, तो आई विल मेक अ एनिमेशन वीडियो ऑल्सो फॉर यू, ताकि आप उससे और क्लियर समझें। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट पढ़ा, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस पढ़ा, और उधर रिफ्लेक्शन के 2 लॉज भी हमने पढ़े, रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स भी पढ़े। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को खूब देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रा शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी इस तरह का नॉलेज सीख सकें। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।